हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं नीरज आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि गाइस आपके जो है जीके जीएस से संबंधित है। साथियों, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, तो सभी भाई बहन धुआं धुआं कर देंगे आज प्रश्नों के लिए। ठीक है साथियों, आज जो है आपके लिए कुछ यहाँ पर कठिन प्रश्नों को भी मैं लेकर के आया हूँ, जो साथियों आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और चलते हैं अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों, मुझे उम्मीद है कि मेरा हर भाई बहन जो है एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। साथियों, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। और साथियों, ये पूरा मैटर पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। गाइज, आज हम जो प्रश्नों को देखेंगे वो साथियों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके सीटेट जो आपका 5 जुलाई को होने वाला है उसमें आपके बहुत ही काम आएंगे। तो साथियों, वीडियो के लिए बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखते हैं अपने हम पहले प्रश्न को। क्या है हमारा पहला प्रश्न? कुल 30 प्रश्नों के लिए आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है गाइज, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अल्पाइन नामक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? कमेंट करेंगे गाइज एक बार राइट आंसर के लिए। और आप सभी भाई बहन ये भी बताएंगे कि आवाज़, स्क्रीन, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आपके सामने सही आ रहा है ना। और हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? टुंड्रा जीवों में, या फिर सवाना जीवों में, या फिर मरुस्थलीय जीवों में, और चौथा ऑप्शन है आपका सागरीय जीवों में। तो बताएंगे गाइज एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए कि अल्पाइन नामक वनस्पति कहाँ पर आखिर पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यावरण के साथियों 30 प्रश्न हम लेकर के आ जाए। ठीक है, जी हाँ साथियों, कमेंट कर दिया आपने। ठीक है, देखते हैं अब हम कहाँ पर पाई जाती है क्या अल्पाइन नामक वनस्पति। तो साथियों, ये आपकी पाई जाती कहाँ पर? टुंड्रा जीवों में। ठीक है, टुंड्रा जीवों में जो आपके पृथ्वी पर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ध्रुवों की तरफ ये जो है पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ टुंड्रा नामक जो वन है या जीवों में ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो अल्पाइन नामक वनस्पति है वो भी कहाँ पर पाई जाती है? टुंड्रा जीवों में पाई जाती है। गाइस, देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है कि कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? यानी जो कंपोज घास के मैदान हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? क्या शीतोष्ण घास के बायोम हैं वो, या फिर उष्ण कटिबंधीय घास के बायोम हैं, या फिर टुंड्रा बायोम में, या फिर टैगा बायोम में हमें कंपोज घास के मैदान देखने को मिलते हैं? तो बताएंगे गाइज एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए, और फिर मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। गाइज, आप जो है तैयारी में धुआंधार तरीके से लगे रहें, हमारी क्लासों का आप जो फ़ायदा उठाते रहें। और आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को है, काफ़ी नज़दीक है। तो मैं साथियों ये चाहता हूं कि मेरा हर भाई बहन, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, अपनी अच्छी तैयारी के साथ सीटेट जो है पास कर दे। ठीक है साथियों, तो देखते हैं क्या हो जाएगा गाइज आपका यहाँ पर राइट आंसर। कंपोज घास के जो मैदान हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपके पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय घास बायोम। ठीक है साथियों, और ये गाइस आपके कहाँ पर हैं? तो भूमध्य रेखा के पास में। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारी अर्थ है, और ये हमारी होती है भूमध्य रेखा, जिसके लिए हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, है ना। इसके पास में ऊपर मकर रेखा, और साथ ही ऊपर कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा के बीच में जो पाए जाते हैं वो कौन से वन होते हैं? वो कौन से घास के मैदान होते हैं? वो आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, और यहीं पर कंपोज घास के मैदान आपके पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है कि कुंज वन, जिसके लिए हम चैपरल भी बोलते हैं, कहाँ वितरित हैं ये? ठीक है साथियों, थोड़े इंपोर्टेंट प्रश्न हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आंसर के लिए, और ये भी आप बताएंगे कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, तो देखते हैं कुंज वन आपके कहाँ पर वितरित हैं ये साथियों। क्या साइबेरिया में है, या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में है, या फिर उत्तरी अफ्रीका में, या फिर अरब में? बताएंगे गाइज एक बार जो है आप राइट आंसर के लिए। ठीक है, कुंजवन कहाँ पर वितरित हैं? ठीक है, तो साथियों ये आपके लिए मिलते हैं कहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। दूसरे ऑप्शन के साथ प्रश्न नंबर 3 का आंसर चला जाएगा। ठीक है गाइज, तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न? प्रश्न नंबर 4। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी क्या है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनकी उत्पादकता को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? वो कौन सा कारक है आपके लिए बताना है। क्या ज्वार है, या फिर जलीय प्रवाह है, या फिर जीवाश्म ईंधन है, या फिर सूर्य का विकिरण है? जो पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके लिए हम इकोसिस्टम बोलते हैं, के लिए प्रभावित करता है। और इकोसिस्टम में क्या आते हैं?
तो विभिन्न प्रकार के जानवर पेड़ पौधों की अंतःक्रियाएं जो है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। मैंने आपके लिए पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है पढ़ा रखा है डीपली, है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को प्राप्त कर लें और जो है देख लें, ठीक है। तो साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा गाइस। अब बताइए आप, देखो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, अब इसकी उत्पादकता प्रभावित होगी, यानी कि पेड़ पौधों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा, है ना। यानी कि अब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं किससे, तो सूर्य के प्रकाश से। यानी कि अगर इसकी उत्पादकता प्रभावित होती तो किसकी वजह से होगी, सूर्य के विकिरण। यानी अगर सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता यानी पेड़ पौधे जो भोजन बनाना है वो कम कर देंगे, जो उत्पादक कहलाते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 4 का आंसर 4 ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं गाइस अपने हम नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है, क्या पराबैंगनी किरणों से, दृश्य प्रकाश से, या अवरक्त किरणों से, या फिर दीर्घ तरंगों से। साथियों प्रश्न जो है पूरे छटे हुए हैं और आपके लिए आज जो है जीके जीएस के तड़के के रूप में मैं प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो धुआंधार तरीके से हम इनके लिए सॉल्व करेंगे आज, ठीक है, और बताएंगे आप लोग जो है सही आंसरों के लिए। तो कमेंट करें गाइज एक बार प्रश्न नंबर 5 के आंसर को, और जो है देखते हैं हम अपने आंसर के लिए, ठीक है। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है, क्या पराबैंगनी किरणें, बिल्कुल नहीं गाइज, पराबैंगनी किरणों से तो और भी ज़्यादा जो है नुकसान हो जाएगा, है ना। दृश्य प्रकाश नहीं, अवरक्त किरणें नहीं, दीर्घ तरंगों से जो है सोलर कुकर जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हमारे लिए भोजन को पका करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, ठीक है गाइज। देखते हैं साथियों हम अपने अब गाइज नेक्स्ट प्रश्न के लिए। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। यानी जब मनुष्य तालाब में तैरता है तो उसकी त्वचा के लिए नुकसान पहुंचता है, तो वो नुकसान किसके कारण पहुंचता है, क्या अवरक्त किरणों के कारण पहुंचता है, क्लोरीन के कारण पहुंचता है, या फिर ऊष्मा के कारण, या फिर पराबैंगनी किरणों के कारण जो है त्वचा मनुष्य की जल जाती है। तो कमेंट करें सभी भाई बहन एक बार राइट आंसर के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, बताएं जल्दी से फटाफट। जी हाँ गाइज बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपके जो है आंसर कुछ मिक्स तरीके से आ रहे हैं, है ना। यहाँ गाइज आपका आंसर हो जाएगा क्या अवरक्त किरणें, बिल्कुल नहीं गाइज, अवरक्त किरणें तालाब में बिल्कुल घुली हुई नहीं होंगी, है ना। और क्या है क्लोरीन, क्लोरीन साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और क्लोरीन जो गैस है वो आपको पता है अगर जल में घुल जाती है तो वो थोड़ी क्रियाशील होती है और जो मनुष्य की त्वचा से क्रिया करके मनुष्य की त्वचा को जला देती है, ठीक है। ऊष्मा भी यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता, पराबैंगनी किरणें भी कोई लॉजिक नहीं बनता। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपका आंसर जो है चला जाएगा, ठीक है गाइज। देख लेते हैं हम अपने अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए। क्या है कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। यानी पृथ्वी पर जब जीवन समाप्त होगा, यानी समाप्त होने की जो आशंका है वो किसके कारण है आपके लिए बताना है। क्या वनों के कटाव के कारण है, या फिर विकिरण के कारण है, या फिर तीसरे ऑप्शन है आपके सामने मरुस्थलीकरण के कारण है, या फिर मृदा प्रदूषण के कारण है। क्या पृथ्वी के जीवन को, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन है हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे नुकसान किसके लिए किससे है आप बताएंगे। क्या अगर वन कट जाए तो हमें नुकसान होगा, या फिर विकिरण से नुकसान होगा, मरुस्थलीकरण के कारण नुकसान होगा, या फिर मृदा प्रदूषण के कारण नुकसान होगा। तो कमेंट करें गाइज एक बार जो है आप सभी भाई बहन राइट आंसर के लिए। साथियों वीडियो के लिए बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए बता दूं अधूरा ज्ञान हमारे जो है किसी भी काम का ना होता है और हमारे लिए वो जो है नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो आप मैं चाहता हूं कि मैं जो भी यहाँ पर बताऊं उसके लिए ध्यान से सुने, आपके बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो बताएंगे एक बार साथियों राइट आंसर के लिए, कमेंट करेंगे। कमेंट किया सही है, बढ़िया है, ठीक गाइज, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को। तो साथियों सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है ना। अगर वन कट जाएंगे तो हमारे लिए उत्पादक यानी जो हैं जो उत्पादक हैं वो खत्म हो जाएंगे, और हमारे लिए जो है ऊर्जा का साधन भी जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो जाएंगे वनों की कटने से। तो हमारे लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। गाइस देख लेते हैं हम अपने अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए। क्या है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व वानिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है। क्या 20 मार्च को, या फिर 5 जून को, या फिर 16 सितंबर को, या फिर 10 दिसंबर
को। तो गाइज एक बार कमेंट करेंगे आप सभी भाई बहन जो है राइट आंसर के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो साथियों विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, अब आपको पता होगा 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस, ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होने के ही नहीं है आपके, है ना। अब जो 20 मार्च आपके सामने है ऑप्शन नंबर पहला, उसी के साथ प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20 मार्च को क्या है तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया 20 मार्च, ठीक है। हम देख लेते हैं अपने अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए, रैपिड टेस्ट की तरह लेंगे साथियों प्रश्नों के लिए, ठीक है। बहुत तेजी से हम 30 प्रश्नों के लिए खत्म करेंगे, जिससे क्या है आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, क्या कटक में है, जमशेदपुर में है, नागपुर में है या फिर रांची में है, बताएंगे गाइज। एक बार प्रश्न नंबर 9 के लिए कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। पर्यावरणीय जो यानी पर्यावरण जो अभियांत्रिकी संस्थान है वो कहाँ पर है, ठीक है। साथियों आपको पता होगा जो हमारी क्लास है रोजाना, ये पर्यावरण की क्लास जिसमें मैं आपके लिए कराता हूँ कभी मैथ के कभी पर्यावरण के प्रश्न, ये आपकी 2 बजे रोजाना जो है होती है दोपहर को, है ना। तो आप सभी भाई बहन जो है टाइम पर अपने आ जाया करें, ठीक है। और हमारी जितनी भी क्लासें चल रही हैं सभी का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण जो अभियांत्रिकी संस्थान है वो गाइस कहाँ पर पाया जाता है, यानी कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपके नागपुर में, ठीक है। नागपुर का राइट आंसर हो जाएगा। कटक में साथियों क्या है, तो कटक में है आपका चावल रिसर्च संस्थान, है ना, राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है आपका कटक में। अब साथियों मैं आपके लिए इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखो चावल है, अब चावल के लिए अगर हम खाएंगे तो कैसे बोलेगा वो, कटक कटक बोलेगा, ठीक है। यानी चावल रिसर्च सेंटर आपका कहाँ हो जाएगा, कटक में, है ना। आप रिलेट कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने याद करा दिया है, हो सकता है ये चावल वाला प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो चावल रिसर्च सेंटर कहाँ पर हो गया आपका कटक में, और जो पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो आपका नागपुर में स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए, क्या है प्रश्न नंबर 10, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ऑप्शन पहला है जम्मू व कश्मीर में, दूसरा है तमिलनाडु में, तीसरा है बिहार में और चौथा है असम में, बताएंगे गाइज। एक बार आप जो है कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए, ठीक है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। तो साथियों आपके लिए मैं देखो ट्रिक भी यहाँ पर लेकर के आया हूँ, दाचीगम आखिर आप जो है याद कैसे करेंगे। हालांकि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन आपने कमेंट कर दिया है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका जो है पहला ऑप्शन, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब मैं बताता हूँ गाइज आपके लिए, देखो ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, ठीक है। दाचीगम इसमें देखेंगे आप तो गम शब्द आपके लिए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो साथियों अभी तो क्या है, जम्मू कश्मीर आपको पता है एक राज्य बना दिया गया है ना। तो गाइज अब तो यहाँ पर हालांकि गम कम हो गया, गम का मतलब साथियों क्या है, यानी यहाँ पर जो है आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, है ना। तो साथियों क्या था, यहाँ के लोगों में गम था, है ना, क्या था कि गम था कहीं हमारे ऊपर भी हमला ना हो जाए, है ना। तो उसी गम से आप जो है टेंशन के जो इसका मतलब क्या है टेंशन, इससे आप याद रखेंगे दाचीगम कहाँ हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यानी प्रश्न नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो बन के साथ चला जाएगा। गाइस देख लेते हैं हम अपने अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए, क्या है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके लिए बताना है गाइज, क्या वाराणसी में है, झांसी में है, 3 नंबर सीतापुर में है या फिर चौथा ऑप्शन आपका लखनऊ में है, बताएं गाइज। एक बार जो है आंसर के लिए कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कमेंट कर दिया है आप सभी भाई बहनों। अब मैं आपके लिए आंसर भी बताता हूँ, तो चंद्रप्रभा है हमारे वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का जिला है, यहाँ पर क्या है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और गाइज आपके लिए पता है मैं आपके लिए कहाँ से क्लास प्रोवाइड कराता हूँ, तो अपने प्यारे उत्तर प्रदेश से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है गाइज। अब हम देख लेते हैं गाइज अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए, क्या है कि चिपकू आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, पर्यावरण से संबंधित है ना, कि चिपकू आंदोलन आखिर जो है कहाँ से शुरू हुआ था, तो बताएंगे एक बार, क्या चमोली से, देहरादून से, लखीमपुर से या फिर नैनीताल से, ठीक है। आपको पता होगा गाइज ये जो चिपकू आंदोलन है मैंने आपके लिए कई बार बता चुका हूँ मैं, है ना। तो ये कब हुआ था शुरू, 1973 में, और कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आपके कहाँ से, उत्तराखंड से, है ना। यानी कि 2000 की बात है, सन 2000 की, है ना। और गाइज ये कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले से संबंधित
है। यानी चमोली जिले से जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत यानी इसके प्रणेता कौन हैं तो आपको पता होगा सुंदर लाल बहुगुणा इसके प्रणेता हैं चिपको आंदोलन के। इसमें क्या हुआ था तो लोगों ने जो है पेड़ों से चिपक करके अपनी जान गंवा दी थी और पेड़ों के लिए कटने नहीं दिया था। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपका जो है चमोली हो जाएगा, यानी चमोली जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गाइज हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? क्या इलाहाबाद से है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है देहरादून से है या फिर भोपाल से है और ऑप्शन नंबर 4 पुणे से है। तो कमेंट करें सभी भाई बहन राइट आंसर के लिए तुरंत। ठीक है, जी हाँ गाइज, तो कमेंट कर दिया सभी ने, है ना। अब हम देखते हैं राइट आंसर के लिए। ठीक है, भारत का मानक समय, ठीक है, यानी कि साथियों आपको पता होगा जो पूरे वर्ल्ड का मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है तो ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से जो है लिया गया GMT, है ना, जो कहाँ पर है आपकी तो आपका पता होगा इंग्लैंड में, है ना गाइज। तो अब साथियों क्या है जो भारत का मानक समय वो कहाँ से लिया गया है वो लिया गया है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहाँ से जो है लिया गया है। और गाइज आपको पता होगा जो भारत की जो समय रेखा है जिसके लिए हम बोलते हैं वो कितनी है तो 82.5 डिग्री जो है क्या है तो पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर गाइस, अक्षांश नहीं पूर्वी देशांतर है जो हमारी मानक समय रेखा है ना। और आपको पता होगा जो हमारा टाइम है वो GMT से कितना है आगे तो वो है हमारा 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे जो है आगे समय हमारा रहता है। तो गाइज ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं इनके लिए आपने नोट कर लिया होगा, है ना, क्योंकि साथियों यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन कहाँ से गया इलाहाबाद के साथ। ठीक है गाइज, तो हम देखते हैं अब अपने प्रश्न नंबर 14 के लिए क्या है कि फसलों को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला जीव है। क्या सांप है या फिर ऑप्शन नंबर 2 केंचुआ है, तीसरा चूहा है, चौथा चींटी है। बताएंगे गाइज, एक बार कमेंट करेंगे सभी भाई बहन राइट आंसर के लिए। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, क्या है फसलों को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला। ठीक है, अब गाइज आपको पता होगा किस यानी कि जो केंचुआ है उसके लिए क्या बोलते हैं किसान का मित्र बोलते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। और यानी ये तो क्या है ये किसान के लिए फ़ायदा पहुंचाता है तो फसलों के लिए फ़ायदा पहुंचाता है कौन केंचुआ, तो यहाँ पर केंचुआ नहीं होगा ऑप्शन। अब सांप साथियों, सांप क्या करता है तो ये चूहों के लिए खा लेता है, आपको पता होगा। अब जो नुकसानदायक चीज़ है वो क्या है चूहा है आपका। ठीक है, अब सांप है वो फायदेमंद हो जाएगा क्योंकि ये क्या करता है चूहों के लिए खा लेता है, और चींटी भी साथियों फसलों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाती है। यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो है चला जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं गाइज अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है, भारत में हरित क्रांति का श्री गणेश यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी सन में हुई थी आपके लिए बतानी है। ऑप्शन नंबर पहला है 1950, दूसरा है 1960, 1965 या फिर 1970 में। तो कमेंट करें प्रश्न नंबर कितने तो 15वें के लिए। साथियों ये कितना है 135 नहीं है, ये कितना है 15वां प्रश्न है। ठीक गाइज, तो कमेंट करेंगे सही आंसर के लिए तुरंत जी हाँ गाइज, ठीक ओके। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, भारत में हरित क्रांति की ये शुरुआत साथियों कब हुई थी MS स्वामीनाथन द्वारा शुरुआत की गई थी कब 1960 में। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन के साथ प्रश्न नंबर 15 का आंसर चला जाएगा गाइज। ठीक है, तो किसने शुरुआत की थी हरित क्रांति की आपको पता होगा MS स्वामीनाथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी भाई बहन बहुत ही ब्रिलियंट हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो तुरंत लाइक ज़रूर कर दें, अगर आपको लगता है कि सर ने थोड़ी मेहनत हमारे लिए की है तो चैनल की सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दें। गाइज देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर, क्या वायुदाब पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, तापमान पर या फिर जल चक्र पर। बताएंगे साथियों, कमेंट करेंगे एक बार तुरंत ही राइट आंसर के लिए क्या है वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो साथियों ये आपकी निर्भर करती है किस पर वायुमंडलीय आर्द्रता पर। ठीक है, यानी आर्द्रता अगर ज़्यादा होती है तब वर्षा क्या होती है और आर्द्रता कम होती है तब वर्षा क्या होती है, यानी ये निर्भर करती है आपकी वायुमंडलीय आर्द्रता पर वर्षा की मात्रा। ठीक है गाइज, हम देखते हैं गाइज अपने अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है, भारत को कितने कृषि जलवायु कटिबंधों में विभाजित जो है किया गया है। ठीक है, ऑप्शन पहला है 12, दूसरा है 9, तीसरा है 15 और चौथा है 18। यानी कितनी कृषि जलवायु कटिबंधों में भारत की जो जलवायु है उसके लिए विभाजित किया गया है। कमेंट करेंगे गाइज एक बार आप जो है राइट आंसर के लिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो साथियों ये फैक्ट है, आप इसके लिए ध्यान रख लें, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। कुल कितने 15 जो है
कटिबंधों में भारत की जलवायु जो है कृषि जलवायु उसके लिए विभाजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ आपका आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, यानी कि जो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? क्या भेड़ से प्राप्त होती है, खरगोश से प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है, या फिर याक से प्राप्त होती है? कमेंट करेंगे सभी भाई बहन एक बार राइट आंसर के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो खरगोश, यानी जो कौन सी ऊन है, अंगोरा नामक की जो ऊन है वो आपकी किससे प्राप्त होती है? खरगोश से वो जो है प्राप्त होती है, खरगोश के बालों से। ठीक है गाइज, तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 के साथ आंसर चला जाएगा। तो गाइज अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या है कि गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? यानी गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आपके लिए बताना है। क्या विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी? बताएंगे गाइज एक बार राइट आंसर के लिए कमेंट करेंगे तुरंत ही। जी हाँ गाइज, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो साथ ही विटामिन बी आपको पता होगा, इससे कौन सी कमी हो जाती, यानी इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा? तो आपका रिकेट्स या फिर सूखा रोग जो है हो जाता है। ठीक है, और साथियों यानी चावल में कौन सी, यानी गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए आपकी पाई जाती है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है गाइज, रेटिनॉल इसका जो है केमिकल नेम होता है किसका? विटामिन ए का। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों क्या हो गया, और इसकी कमी से क्या है साथियों? आपकी जो है नज़र कमज़ोर हो जाती है, यानी कि अंधापन, यानी कि क्या क्या कहते हैं हम? रतौंधी नामक रोग किससे हो जाता है? विटामिन ए की वजह से। ठीक है गाइज, तो गोल्डन राइस में आपकी विटामिन ए पाई जाती है। हम देखते हैं गाइज अपने नेक्स्ट प्रश्न की। क्या है? हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? क्या क्षोभ मंडल में, तापमंडल में, या फिर आयन मंडल में, या फिर समताप मंडल में? ठीक है, तो समताप मंडल में उड़ते हैं क्या हवाई जहाज? कमेंट करेंगे एक बार जो है राइट आंसर के लिए। क्या क्षोभ मंडल हो जाएगा आपका, तापमंडल हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा, या फिर समताप मंडल? ठीक है, तो गाइज आपको पता होगा यानी कि जो हमारे हवाई जहाज हैं वो उस मंडल में उड़ते हैं जिसमें कोई भी जो है हलचल ना हो। अब सभी जो हलचल हैं यानी आंधी तूफान आना वो किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल आंसर हमारा नहीं हो सकता। और साथियों हवाई जहाज जो हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, आपको पता होगा है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। और साथियों जो ओजोन परत है जिसके लिए हम O3 से डिनोट करते हैं वो किस में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत की नापने की यूनिट क्या है? तो डाबसन है ना। और ओजोन दिवस 16 सितंबर के लिए मनाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 के साथ ऑप्शन चला जाएगा। हम देखते हैं गाइज अपने अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए। रैपिड टेस्ट हम करेंगे, धुआं कर देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर के लिए। ठीक है, फसलों का अध्ययन कहलाता है, फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए तुरंत। क्या है? क्या सस्य विज्ञान हो जाएगा, या फिर वनवर्धन हो जाएगा, या फिर सृजनकी हो जाएगा, या फिर सेरीकल्चर हो जाएगा? फसलों का अध्ययन आपके लिए बताना है गाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ गाइज क्या हो जाएगा आपका आंसर? कमेंट किया आपने। ठीक है, ओके गाइज, यहाँ हो गया आपका आंसर क्या? तो सस्य विज्ञान हम फसलों के लिए अध्ययन के लिए बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं गाइज नेक्स्ट प्रश्न के लिए। क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन पहला 1982, दूसरा 1986, तीसरा 1990, और चौथा 1992। सभी भाई बहनों को पता होगा इसका आंसर, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो कमेंट करेंगे तुरंत ही राइट आंसर के लिए। क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या 1982? जी नहीं, 1986 में जो है पर्यावरण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, दूसरे ऑप्शन के साथ आंसर चला जाएगा। देखते हैं गाइस अपने हम नेक्स्ट प्रश्न के लिए, जो कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटेट के लिए कि ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी पूछा जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, क्या है? कृषि की वह पद्धति जिसमें जंगलों को काटकर खेती की जाती है तथा भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाने पर भूमि त्याग दी जाती है, यह क्या कहलाती है? यानी कौन सी खेती ये कहलाती है? क्या आपकी ट्रिप खेती कहलाती है, झूम खेती, या फिर स्थायी खेती, या फिर वन खेती? कमेंट करेंगे सभी भाई बहन एक बार जो है राइट आंसर के लिए। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? ठीक है, तो गाइस आपको पता होगा यानी भूमि के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है फसल उगाने के बाद, और उसमें जो कुछ अगर घास वगैरह उगाती है तो उसके लिए उखाड़ा नहीं जाता है और काट करके वहीं पर डाल दिया जाता है और उसके लिए जला दिया जाता है।
और उसके बाद वहाँ पर क्या किया जाता है, तो थोड़ा सा भूमि के लिए खोदा जाता है और उसके बाद जो है काफ़ी समय के बाद वहाँ पर दोबारा फसल उगाई जाती है। और ये कौन सी खेती है आपकी, ये झूम खेती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात मैंने आपको यहाँ बताई है उसके लिए आप पॉज करके ज़रूर सुन लें। क्या बताया मैंने कि ऐसी जो खेती है जो मेघालय में आपके की जाती है, वैसे तो सामान्यतः साथियों ये सभी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें की जाती है, लेकिन इसका आंसर देखने को मिलता है जो यानी झूम खेती कहाँ पर, तो मेघालय आपके लिए देखने को मिलता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैंने जो बताया आपके लिए वो उसके लिए ध्यान से सुन लें। क्या बताया कि झूम खेती में साथियों होता क्या है कि वहाँ पर पहले खेतीबाड़ी करने के बाद में क्या होता है, जब घास वगैरह उगाती है तो उसके लिए उखाड़ा नहीं जाता, काट करके डाल दिया जाता और फिर जला दिया जाता है। उसके बाद भूमि को थोड़ा सा खोदा जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं और फसल के लिए दोबारा उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो झूम खेती है वो इस तरीके से की जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ आपका जो है आंसर चला जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस तरीके से, क्या वन लगाकर, वनस्पति घटाकर, या अधिक सिंचाई करके, या फिर जीव जंतुओं की संख्या को बढ़ाकर। ठीक है, मृदा अपरदन क्या है गाइज, तो मृदा का कटाव है ना, मृदा का पानी के द्वारा बह जाना, कट जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। तो कमेंट करेंगे सभी भाई बहन एक बार राइट आंसर के लिए। ठीक है, मृदा अपरदन आपके लिए बताना है किस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो सीधा सीधा आपके सामने आंसर है, अगर हम पेड़ पौधे लगा देते हैं तो क्या है कि मिट्टी के कटाव नहीं होगा, यानी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देख लेते हैं हम अपने अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, क्या 12 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, या फिर 15 नवंबर को। ठीक है, तो कमेंट करेंगे सभी भाई बहन तुरंत राइट आंसर के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपके लिए बताना है। तो गाइज ये आपका मनाया जाता है, बताएंगे यहाँ, जी हाँ, जी हाँ गाइज कमेंट किया। ठीक है, ओके ओके ओके, तो ये मनाया जाता है गाइज आपका कब, तो 12 नवंबर के लिए। ठीक है, तो यानी कि 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। क्या है अगला प्रश्न देखते हैं 26वां, यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून बहता है, यानी मसूड़ों से उसके दांतों से खून निकल रहा है, तो उसे अपने दैनिक जीवन में कौन सी खुराक जो है लेनी चाहिए, क्या दूध पीना चाहिए उसके लिए, गाजर खानी चाहिए, या फिर नींबू का रस पीना चाहिए, या फिर मक्खन उसके लिए खाना चाहिए जिससे क्या है उसके मसूड़ों में खून ना निकले। गाइस बताएंगे एक बार तुरंत ही राइट आंसर के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों आप पता होगा आपके लिए मसूड़े जब हिल जाते हैं यानी मसूड़ों से जब खून निकलने लगता है तो क्या है विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी विटामिन सी की कमी हो जाती है, विटामिन सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और विटामिन सी पाई जाती है आपकी किस में, तो नींबू में। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका नींबू राइट आंसर हो जाएगा, नींबू की खुराक उसके लिए लेनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम अपने अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 27, क्या पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी ऐसे वन जो सामान्यतः अपने जो है पत्तों के लिए गिरा देते हैं जिससे जो है उनमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो और पानी जो है ना निकले, है ना, पानी की जो है ह्रास ना हो, वो वन कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या वृष्टि छाया प्रदेशों में पाए जाते हैं, टैगा प्रदेशों में पाए जाते हैं, या फिर शीतोष्ण प्रदेशों में, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं। तो कमेंट करेंगे सभी भाई बहन एक बार राइट आंसर के लिए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, जी हाँ गाइस बताएंगे राइट आंसर के लिए। पर्णपाती वन साथियों क्या है, ये पाए जाते हैं आपके शीतोष्ण प्रदेशों में। ठीक है, यहाँ के जो वन हैं ये क्या होती है जब ठंड ज़्यादा आ जाती है तो पानी का बाष्पोत्सर्जन ना हो इसके लिए ये अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है, यदि जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए, यदि जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन सा जीव प्रभावित होगा, क्या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, या फिर अपघटन करता। बताएंगे गाइज एक बार राइट आंसर के लिए तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, जी हाँ गाइज सभी भाई बहन तुरंत कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड अगर समाप्त हो जाती है
तो पेड़ पौधों को नुकसान होगा गाइस, क्योंकि पेड़ पौधे क्या हैं, अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। और जो पेड़ पौधे वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्पादक, यानी सबसे पहले नुकसान किसको होगा, तो उत्पादकों को, ठीक है। और उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके जो सबसे बाद में नुकसान होगा वो किसे होगा, अपघटनकर्ता के लिए होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने आंसर बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न को, क्या है कि जैविक संतुलन पाया जाता है। जैविक संतुलन कहाँ पर पाया जाता है, क्या उत्पादक और अपघटों के बीच, उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच, केवल उत्पादकों के बीच, या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटकों के बीच। तो कमेंट करेंगे सभी भाई बहन राइट आंसर के लिए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है गाइज, ठीक है, लास्ट प्रश्न है बिल्कुल ही, जी हाँ गाइज, ठीक है। आप जिसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इजी प्रश्न है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको लगता है कि सर ने आपके लिए वाकई कुछ किया है थोड़ा बहुत, है ना, तो गाइज तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें साथियों हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ गाइज। बाय बाय, ठीक है, ओके गाइज, ओके बाय।